और इसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यूके की ओर से शेख हसीना को शरण देने से साफ इनकार कर दिया गया है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी जानकारी दे दें। गृह मंत्रालय की तरफ से नियमों का हवाला दिया गया है। शेख हसीना को शरण देने से यूके ने इनकार किया। कल भी ये जानकारियां यहां पर मिल रही थी और आज भी ये खबर आ रही है कि शेख हसीना को शरण देने से यूके ने साफ इनकार कर दिया है। और इसी के साथ गृह मंत्रालय की ओर से नियमों का हवाला यहां पर दिया गया। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और अभी दिल्ली में ही शेख हसीना मौजूद हैं। आगे क्या कदम होने वाला है ये देखने वाली बात होगी कि अगर यूके नहीं तो शेख हसीना आखिरकार कहां पर शरण लेंगी, कहां वो जाएंगी। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूके के गृह मंत्रालय ने नियमों का हवाला दे दिया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है शेख हसीना दिल्ली में मौजूद हैं। ये भी जानकारी है कि कुछ दिन वो दिल्ली में रह सकती हैं लेकिन यूके जा सकती हैं। और अब जो खबर है वो बहुत बड़ी है कि यूके के गृह मंत्रालय ने नियमों का हवाला दे दिया है, शरण देने से इनकार किया है। तो बड़ी जानकारी हम रख रहे हैं। शेख हसीना को शरण देने से यूके ने इनकार कर दिया है। उनका परिवार, रेहाना का परिवार वहां रहता है, जो उनकी बहन है उनके साथ ही। और ये ऐसे ही कहा जा रहा था कि यूके का रुख कर सकती है। अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, फिनलैंड जाने की भी खबरें थी, यूके जाने की भी खबरें थी, लेकिन यूके से अब पॉलिटिकल असाइलम मिलता नहीं दिख रहा है शेख हसीना को। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। और आपने देखा होगा कि इनके बेटे का जो बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूके, फिनलैंड सहित हम 3-4 देशों की बात कर रहे हैं और 3-4 देशों से बात हो रही है। तो अगर यूके इनको राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर नहीं रखना चाहता है तो ये दूसरे देशों से भी बात कर सकते हैं। हालांकि इंडिया ने ये जो सोर्सेज हैं ये साफ कर दिया है कि जब तक इनको किसी दूसरे देश में एक राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर रहने को इजाज़त नहीं मिलती तब तक ये इंडिया में रह सकती हैं। और इस समय जो कहा जाए कि वो इंडियन एयरबेस में है। इनके साथ इनकी छोटी बहन भी है जो कि कहा जा रहा है कि यूके की सिटीजन है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक शेख हसीना का मामला है, वो एक राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर जाना चाहती हैं जिसके नियम कानून अलग हैं। और इस वजह से यूके होम मिनिस्ट्री ने इस बात को अभी क्लियर किया है कि वो ये शरणार्थी के तौर पर कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब बार बार देरी होती जा रही है। क्योंकि पहले खबर ये थी कि रात 1 बजे तक वो उड़ान भर सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन उन्हें जो छोड़ने विमान आया था वो भी यहाँ से जा चुका है। अब ऐसे में इस पूरे हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा सदन में, आपको सुनवाते हैं। I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples
also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. तो चुनावों के बाद ही ये स्थिति थी और अभी भी स्थिति बेहद खराब हो गई है। अब बात करेंगे कि पाकिस्तान को गर्त में भेजने में शामिल कट्टरपंथियों के निशाने पर अब एक और देश आ गया है। बांग्लादेश में मचे तांडव के पीछे उसी कट्टरपंथी संगठन का हाथ भी माना जा रहा है और दावा भी किया जा रहा है कि इस उलटफेर के पीछे पाकिस्तान से ही फंडिंग हुई है और हिंसा को भड़काने के लिए कराची से ही ऑर्डर आ रहा है। कौन सा है ये कट्टरपंथी ग्रुप, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बांग्लादेश के वो 45 मिनट जिसने सियासी तख्ता पलट कर दिया, लेकिन इन 45 मिनट की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी और इस पटकथा के लेखक थे कट्टरपंथी। ये वही हैं जिन्होंने मुल्क में बढ़ते हिंसा को मौके के तौर पर लिया, जिसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा। जिस कट्टरपंथ की वजह से पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है, जिस कट्टरपंथी संगठन के कारण पाकिस्तान में अनाज की जगह आतंकवाद पनप रहा है, उसी राह पर बांग्लादेश भी बढ़ चुका है। और इसका उदाहरण पिछले कुछ महीनों में सामने आया है, जब बांग्लादेश को आरक्षण के विरोध में हिंसा की आग में झोंक दिया गया। जुलाई में शुरू हुई इस हिंसा में नाम सामने आया पाकिस्तान परस्त जमात इस्लामी पार्टी का। खबरों के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन को विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी का समर्थन हासिल था, जिसके बाद शेख हसीना सरकार ने 1 अगस्त को जमात इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। बैन लगाने का फैसला हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व वाली 14 पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग में लिया गया। इस फैसले के पीछे की वजह आतंक विरोधी कानून के तहत कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का आरोप था। और बांग्लादेश की सियासी घटनाक्रम के पीछे इस बैन का गुस्सा भी माना जा रहा है। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है, जो पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक दलों में शामिल है। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था और वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। ये कोई पहली बार नहीं था जब कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन लगाया गया था। इससे पहले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली पहली सरकार ने भी इस पर बैन लगाया था। उसके पीछे की वजह बांग्लादेश की आजादी का विरोध करने के साथ पाकिस्तान की कब्जे वाली सेनाओं का सहयोग करना था। हालांकि बंगबंधु की हत्या के बाद सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल रहमान ने प्रतिबंध हटा दिया था, जिसके बाद कट्टरपंथी पार्टी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। 1 अगस्त को कट्टरपंथी पार्टी पर बैन लगा और 4 दिन बाद यानी 5 अगस्त को मुल्क में सियासी उलटफेर हो गया। हालात ये हो गए कि शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया गया। इधर जमाते इस्लामी पार्टी की समर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का ऐलान कर दिया गया है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में भी कट्टरपंथ अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी चुनावी राजनीति में जमाते इस्लामी शाखा सबसे प्रमुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।